हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 2.0 कंप्यूटर साइंस का जो एक्चुअल आर्ट्स पेपर है 11-12 के लिए उसको सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने दो वीडियो बनाया है, एक टीआरई 1.0 में जो 11-12 का क्वेश्चन पूछा गया था और दूसरा बीपीएससी टीआरई 2.0 जिसमें 9-10 के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। तो इस वीडियो में हम लोग 11-12 के कंप्यूटर साइंस का एक्चुअल आर्ट्स पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से सारी चीजें बताने वाला हूं, हर एक चीजों को तोड़कर काफी बेहतर तरीका से। तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको कंटेंट पसंद आएगा तो, राइट। और कमेंट में हमें बताना कि कैसा आपको लगा। तो चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर साइंस को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं और 80 क्वेश्चंस को लगा पाना आसान नहीं है अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं रहेगी तो मैं चलता हूं सीधे कंप्यूटर साइंस के सेक्शन में और वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना अपन शुरू करते हैं, राइट। तो ये हमारे पास आ गया अभी पार्ट 3 कंप्यूटर साइंस, क्वेश्चन नंबर 71 से हमारा शुरू है। तो काफी ध्यान से समझो, बहुत बेहतर तरीका से हर एक चीज को मैं बताने वाला हूं। अगर आप भूलना भी चाहोगे तो भूल नहीं पाओगे, तो प्लीज ध्यान से समझो, एकदम एकांत में अच्छे से पढ़ो। देखो, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज, बोला 71 क्वेश्चन कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं? क्या सीपीयू को बोलते हैं? हाँ, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ब्रेन बोलते हैं। मेमोरी क्या होता है सर? मेमोरी होता है हमारा स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। और आईओ डिवाइस क्या होता है? आई मतलब इनपुट, ओ मतलब आउटपुट, ये होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस। जैसे मैं पेन टेबलेट यूज कर रहा हूं तो ये क्या करने का काम कर रहा है? इनपुट, ये इनपुट दे रहा है, राइट। मैं इसको लिख रहा हूं तो क्या हो रहा है? इनपुट हो रहा है। अगर मैं कीबोर्ड से कोई भी चीज टाइप कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? इनपुट जा रहा है हमारे कंप्यूटर में, तो इसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। लेकिन अगर जो हमारा मॉनिटर है जो सारी चीजों को हमें दिखा रहा है और जो स्क्रीन पे हमें चीजों को दिखा रहा है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। जैसे हमारे पास प्रिंटर है जो हमें प्रिंट करके देता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है ब्रेन किसको बोलते हैं? ब्रेन, तो ब्रेन बोलते हैं सीपीयू को, राइट। तो ऐसे ही देखो, एक ऑप्शन में हमने काफी सारी चीजों को देख लिया है, तो इसी तरह हम लोग 80 क्वेश्चंस में हर एक चीजों को देखेंगे काफी बेहतर तरीका से, आपको एकदम मजा आ जाएगा। नेक्स्ट, इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ, जो इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो किस जनरेशन का है? राइट। तो आपको पता होगा कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो सेकेंड जनरेशन का चीज है। तो कोई भी माइक्रो प्रोसेसर है, अगर 8085 आया या फिर 8086 या फिर सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर ही क्यों नहीं आए, जैसे माइक्रो प्रोसेसर को देखना है तुरंत सेकेंड जनरेशन इसको मानना है, राइट। फर्स्ट और थर्ड जनरेशन इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा सेकेंड जनरेशन, क्योंकि फर्स्ट में अलग चीज यूज होता था, थर्ड में अलग चीज यूज होता था। फर्स्ट में हमारा वैक्यूम ट्यूब और थर्ड में ट्रांजिस्टर का यूज होता था, राइट। तो उन दोनों का भी नहीं पढ़ना है, अभी हमें पढ़ना है सिर्फ इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का था, तो सेकेंड जनरेशन का हमारा आंसर हो जाएगा। द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज, देखो अब जो सेकेंड जनरेशन का काम हो गया, थर्ड जनरेशन के जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका मैक्सिमम मेमोरी साइज क्या था? क्या 16 MB था? नहीं, ये तो काफी कम हो गया उसके हिसाब से। क्या 16 GB था? नहीं, ये तो काफी ज्यादा हो गया, क्योंकि 16 GB तो अभी के जो हमारे पास मोबाइल फोन आए हैं, जो स्मार्टफोन आए हैं, 16 GB तो अभी मेमोरी मिलना शुरू हुआ है। जब हम 90s की बात करते हैं तो उस समय सारा काम हमारा छोटे छोटे यूनिट में होता था, राइट। तो उसका आंसर हमारा 4 GB हो जाएगा। इसको आपको याद करना है, इसको क्या करना है? इसको करना है याद, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, इसको याद कर लो। नेक्स्ट, सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप इज, सीपीयू जो सिंगल चिप में है, देखो सीपीयू को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेसर भी बोलते हैं। जो सीपीयू होता है उसको हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो इसमें देखो माइक्रो प्रोसेसर, हाँ ये आंसर हो जाएगा। माइक्रो कंट्रोलर नहीं, ये कंप्यूटर को बोलते हैं। माइक्रो कंट्रोलर जो है इसको बोलते हैं कंप्यूटर को, राइट। सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये हमारा एसएसडी हो गया, ये तो मेमोरी हो गया एसएसडी। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। जहां भी सीपीयू का बात आए तो सीपीयू को हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं और प्रोसेसर हमारा क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि सिंगल चिप है, सिंगल मतलब छोटा, एक, जिसको क्या बोलेंगे? माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप, अब यहां दिया है कंप्यूटर, यहां दिया है सीपीयू, देखो सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप और यहां दिया है कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप। तो बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में सीपीयू और कंप्यूटर को एक ही समझ लेंगे और इसका भी आंसर मार देंगे माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ कंप्यूटर लिखा है और जैसे कंप्यूटर लिखा है तो इसका आंसर होगा माइक्रो कंट्रोलर। देखो दो टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, एक ही क्वेश्चन दो जगह से दिया है, राइट। तो इसको काफी ध्यान समझना है, नहीं तो इसमें गलती के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि एक ही तरह का क्वेश्चन हमें दिख रहा है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप। असेंबलर क्या होता है? जो असेंबली लैंग्वेज को
मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो कंट्रोलर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स। तो अगर आप स्कूल में पढ़ते होंगे, स्कूल में आपने जो पढ़ा होगा, तो जैसे अपन फोर्थ फिफ्थ सिक्स में रहते थे तो उस समय हम लोग बहुत गेम खेलते थे। जैसे हमारा कंप्यूटर का क्लास होता था तो हम लोग गेम में काफी ध्यान देते थे। कंप्यूटर में जाते थे कंप्यूटर क्लास में, तो 2 से 3 मिनट हमें कंप्यूटर देखने को मिलता था और उस समय हम लोग सिर्फ गेम खेलते थे। तो गेम खेलने के लिए किसका यूज होता है, वीडियो गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक। माउस क्या होता है, ये तो माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है माउस। ट्रैक बॉल क्या है, ये भी माउस की तरह ही है। और जॉयस्टिक क्या होता है, एक गियर की तरह होता है, जैसे गियर चेंज करते हैं कार में, वैसे होता है जॉयस्टिक। नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड टू स्टोर सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट अपडेट। बोल रहा है कि इसमें से काफी सारे अलग अलग टाइप के मेमोरी का नाम दिया गया है। इनमें से कौन सा ऐसा मेमोरी है जो ऐसे सॉफ्टवेयर को स्टोर करता है जिसको अपडेट होने की जरूरत नहीं होती है, जो अपडेट नहीं होता है। क्या एस रैम होता है, स्टैटिक रैम, क्या डायनेमिक रैम होता है, क्या रोम होता है? यस, रोम होता है। क्यों? क्योंकि रोम किसी भी चीजों को परमानेंट स्टोर करता है और परमानेंट स्टोर कर लिया तो उसको अपडेट की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या होता है, उसको अपडेट की जरूरत हमारी नहीं पड़ती। तो आंसर क्या होगा, रोम इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ लेजर। बोल रहा है कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन है जो लेजर को कंटेन करता है, राइट। तो इसमें हमारा होता है क्या रैम होता है? नहीं, रैम हमारा तो मेमोरी है जो टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है। क्या हार्ड डिस्क ड्राइव है? नहीं, ये तो हमारा HDD है जो क्या करता है, परमानेंट डेटा को स्टोर करता है। लेकिन आज के समय में क्या हुआ है कि अपन हार्ड डिस्क को ज्यादातर रिमूव कर चुके हैं और हार्ड डिस्क की जगह पे अपन SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव को यूज करना शुरू कर दिए। क्योंकि जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है वो काफी फास्ट होता है, डेटा को काफी जल्दी फेच करता है। और जो HDD होता है इसमें हमारा CD के टाइप का होता है, जो एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसको रन करने में काफी ज्यादा पावर की जरूरत होती है और डेटा को जल्दी फेच नहीं कर पाता है। इसका आंसर क्या होगा, CD ड्राइव। इसमें क्या होता है, इसमें लेजर बीम का यूज होता है। CD ड्राइव में क्या होता है, लेजर बीम का यूज होता है, जो लेजर बीम का यूज करता है डेटा को रीड करने में या फिर राइट करने में। तो आंसर क्या हो जाएगा, CD ड्राइव। नेक्स्ट, ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में करता है तो उसका जायज सी बात है असेंबलर हो जाएगा। तो अभी आप 71 से लेकर 79 तक जो क्वेश्चन देखे होंगे आपको लगा होगा सर तो काफी आसान क्वेश्चन है, राइट। तो जो शुरू के क्वेश्चंस होते हैं काफी बेसिक्स लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसमें भी जैसे आप इस क्वेश्चन को अगर आप याद नहीं किए होंगे तो आप CD ड्राइव इसको नहीं मारेंगे या फिर इसको आप रोम नहीं मारेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका आप आंसर गलती कर देंगे अगर आप नहीं पढ़ रहेंगे तो, राइट। तो आपको काफी ध्यान से चीजों को पढ़ना है। नेक्स्ट, ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल को मशीन लेवल में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंपाइलर। क्योंकि असेंबलर क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में करता है। लोडर क्या होता है, जब प्रोग्राम हमारा रन होने के लिए शुरू होता है तो लोडर रैम में आके चीजों को लोड करता है, राइट, उसको लोडर बोलते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। देखो अब स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट बोलो या फिर बोलो लाइन बाय लाइन, दोनों बात सेम है। और जैसे ही स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आ जाए, लाइन बाय लाइन आ जाए तो वो हमारा क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो क्या लिनक्स है? हाँ लिनक्स है। क्या विंडो है? हाँ विंडो है। क्या ओरेकल है? नहीं, ओरेकल क्या है, DB है, मतलब डेटाबेस। ओरेकल क्या है, डेटाबेस। तो आंसर क्या होगा, बोले नॉट, कौन सा नहीं है, तो ओरेकल नहीं है। और गाइज यार अगर आप BPSC TRE 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप काफी अच्छा से चीजों को एकदम बेहतर तरीका से याद करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जितने भी इसके अभी तक PYQ हुए हैं, PYQ जितने एग्जाम्स हुए हैं सारे का PYQ प्लस आप सीट्स लगाना चाहते हैं, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस जो एक्चुअल आस्क्ड हैं अलग अलग कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स में, उसको आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यार कोई ऐसा नोट्स मिल जाए डेडिकेटेड जिसमें सारे चीज इसके सिलेबस को काफी बेहतर तरीका से कवर किया हो गया, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा नोट्स रिकमेंड करता हूं जिसमें क्या है कि इतना बेहतर तरीका से इसके सिलेबस को कवर किया गया है कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे आप देखेंगे कि 419 पेज का नोट्स है, जिसमें BPSC जो TRE है और बिहार स्टेट है इसके सारे सिलेबस को काफी बेहतर तरीका से कवर किया गया है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, हर एक चीजों को इतना बेहतर तरीका से लिखा गया है कि अगर आपने सारे पॉइंट वाइज पॉइंट चीजों को पढ़ लिया, याद कर लिया, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लिया तो आप
कोई भी क्वेश्चंस गलती कर ही नहीं पाएंगे। देखो हर एक चीजों को कितना बेहतर तरीके से लिखा गया। इसके अलावा जितने भी इसके पीवाईक्यू हैं आप देख सकते हैं, अभी तक जितना भी बेसिक एग्जाम्स हुए हैं उनके पीवाईक्यू को हमने सेट बना के काफी बेहतर तरीका से विद एक्सप्लेनेशन रखा है। साथ ही साथ हमारे 15 प्लस सेट्स हैं जो एक्चुअल इस एग्जाम पे बेस्ट हैं। इन सबको आप लेके अच्छे से पढ़ सकते हो। आप यहाँ देखो क्वेश्चन, आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिर इसके ऑप्शंस मिलेंगे, फिर इसका आंसर होगा, कौन आंसर है वो मिलेगा, और इसके अलावा हर एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा कि जो आंसर सही है क्यों है, जो आंसर गलत है वो क्यों है। हर एक चीज काफी बेहतर तरीके से मिलेंगे आपको। 513 पेज का पीडीएफ है, 513 और 419 पेज का नोट्स है। अगर आप इसको लेके पढ़ेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप चीजों को बहुत जल्दी समझना शुरू कर देंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप आराम से डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिस पर आप मात्र 99 रुपए का पेमेंट करके आप इन दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर आपको लगातार दिख रहा होगा उस पर आप कभी भी हमें मैसेज कर सकते हैं, ईबुक के रिगार्डिंग, नोट्स के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी आपको और चीज भी जानना है उसके रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत आपकी हेल्प कर देगा। काफी बेहतर तरीके से बताया गया है और एरर फ्री बिल्कुल। ये जो ई बुक है और जो नोट्स है बिल्कुल एरर फ्री है। आपको एकदम उस पर विश्वास करके अच्छे से पढ़ना है और 400, 500, 900 पेज का चीज है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ दिए तो गारंटेड आप काफी अच्छा कर पाएंगे, राइट। तो अब अभी अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A software that runs on a computer hardware and serves as a platform for other software to run it। बोल रहा है एक कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पे रन तो करता है लेकिन जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए वो प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? नहीं। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में? यस। अब देखो कैसे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तो एक हमारा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में समझ लो इंस्टॉल रहता है, जो कंप्यूटर में इंस्टॉल हम करते हैं। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं इस पर हमारे सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे हमारा MS वर्ड हो गया, क्रोम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, कोई भी एप्लीकेशन हो गया, वो सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म हो गया, राइट। तो आंसर क्या होगा? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम टूल। बोल रहा है कि कौन सा सिस्टम टूल नहीं है। तो स्कैन डिस्क सिस्टम टूल है, यस। फॉर्मेट सिस्टम टूल है, यस। फोल्डर सिस्टम टूल है, नहीं। ये तो सिस्टम, ये तो हम बनाते हैं, ये सिस्टम का कोई टूल नहीं है। फोल्डर क्या करता है? जो बहुत सारे फाइल्स को स्टोर करता है, एक स्टोरेज स्पेस इसको हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग क्या सिस्टम टूल बोलेंगे? नहीं, सिस्टम टूल इसको नहीं बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, द कीज यूज्ड टू डिलीट अ फाइल विदाउट अलाउइंग इट टू स्टोर इन अ रिसाइकल बिन इज आर। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा की है या फिर कीज का कॉम्बिनेशन है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। ऐसे डिलीट करेंगे कि रिसाइकल बिन में नहीं जाए। अगर मैं सिर्फ डिलीट करता हूं तो डिलीट तो हो जाएगा लेकिन रिसाइकल बिन में चला जाएगा, तो यहाँ आंसर नहीं होगा। अगर मैं शिफ्ट के साथ डिलीट करता हूं तो क्या हो जाएगा? यस, ये डिलीट हो जाएगा और रिसाइकल बिन में जाएगा भी नहीं, तो आंसर बी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डिलीट ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आंसर बी ही क्यों होगा? कैसे पता चला? तो इसको आपको करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और बहुत प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जो कीबोर्ड शॉर्टकट है, जैसे आपको सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस, तो कंट्रोल प्लस एस ही क्यों होता है? इसका कोई जवाब नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ता है। इसको क्या करना पड़ेगा? याद, राइट। नेक्स्ट, द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम आर। इसको बोलते हैं क्या? मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, डीएमए ये होता है, नहीं डीएमए नहीं होता है, ये दोनों होता है। एएलयू होता है, नहीं। सीपीयू होता है, हाँ होता है। मेमोरी होता है, हाँ होता है, लेकिन एएलयू नहीं होता, क्योंकि एएलयू का पार्ट ही सीपीयू है, सीपीयू का पार्ट ही हमारा एएलयू है, राइट। और हमारा मेमोरी होता है, सीपीयू होता है और इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 4F विल बी द लास्ट मेमोरी लोकेशन इन ऑफ मेमोरी ऑफ साइज। तो देखो जो 4F होता है, 4F है, मतलब ये जो हेक्साडेसिमल का हमारा रूप है। 4F कब होगा? 4F तब होगा जब सारे के सारे बिट हमारे 1 हो जाएंगे। क्योंकि ये 16 बिट F है तो हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल के लिए हो रहा है, तो 16 बिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 बिट को हमारा रिप्रेजेंट करता है क्या? 4F। जो 4F होता है 16 बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो 16 बिट एड्रेस को क्या करता है? रिप्रेजेंट 16 बिट एड्रेस। अब 16 बिट एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कितना बिट्स? तो आपको पता है कि जितना रहता है उस पर 2 टू द पावर आपको 16 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 65,536 बिट। आपको पता होना चाहिए
कि 2 टू द पावर 16 कितना होता है 35,536 बिट्स। और आपको पता होगा कि 1024 जो बिट्स होता है वो 1 किलो बिट्स के बराबर होता है, 1 केबी के बराबर होता है, राइट। तो 1 केबी और यहाँ देखो 10,024 बिट्स बराबर 1 के, तो यहाँ 65,536 की है, तो कितना हो जाएगा 65,536 बिट्स बराबर कितना हो जाएगा 64 के। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी। देखो 4 टाइम्स एफ है, 4 टाइम्स एफ है जो हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। आपको पता होगा कि 0 से लेकर 1 तक हेक्साडेसिमल होता है, और 0 से लेकर 9 तक, और फिर 10 से लेकर हमारा 16 तक होता है, 15 तक। तो 10 को हम लोग बोलते हैं क्या ए, फिर बी, फिर सी, डी, ई, एफ, ऐसे हमारा चलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 64 के इसका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग अ बिट इन इज मिनिमम इन। बोल रहा है कि किसी बिट को हमें स्टोर करना है, सपोज कर लो 1 बिट ऑफ डेटा है, इसको स्टोर करना है, तो सबसे कम खर्च किस में आएगा, कैश में आएगा। कैश मेमोरी क्या होता है, ये फास्टेस्ट मेमोरी होता है, फास्टेस्ट। रजिस्टर क्या होता है, इससे भी फास्टेस्ट होता है क्योंकि डायरेक्ट हमारा रैम में ही इंस्टॉल होता है, डायरेक्ट हमारा सीपीयू में ही रहता है, राइट। मैग्नेटिक टेप क्या होता है, ये मैग्नेटिक टेप एक एक्सटर्नल डिवाइस है जिसमें हम काफी कम खर्च में चीजों को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्लो है तो इसमें कम पैसा लगेगा, ये दोनों फास्ट है तो इसमें ज्यादा पैसा लगेगा, तो कम किसमें लगेगा, मैग्नेटिक टेप में। नेक्स्ट, टेरा मीन्स, जो टेराबाइट होता है आपको पता है कि देखो जैसे हमारा होता है किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, जीबी, फिर टेराबाइट। तो बोल रहा है कि टेराबाइट मतलब क्या होता है, तो आपको पता है कि जो केबी होता है, केबी, जो केबी होता है किलोबाइट, इसमें होता है कितना, इसमें होता है 2 टू द पावर 10। तो जो एमबी होता है उसमें 10 और बढ़ा दे 2 टू द पावर 20। जो जीबी होता है उसमें क्या होता है 2 टू द पावर 30। तो टीबी होता है क्या होता है उसमें 2 टू द पावर 40, 2 टू द पावर 40। तो इसका आंसर क्या होगा 2 टू द पावर 40 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना जो किलोबाइट होता है उसमें क्या होता है 1000, मतलब 1024 तो 1000 ही बोलेंगे ना। तो वैसे ही आप जैसे आगे बढ़ते जाओगे उसमें 10 टू द पावर प्लस करते जाना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइड्स ऑलवेज इन मेन मेमोरी। कौन सा ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमेशा मेन मेमोरी में ही रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया लोडर का काम, जो मेन मेमोरी में चीजों को लोड करने का काम करता है। तो कौन है, क्या लिंकर है, नहीं, ये तो हमारे फाइल्स को या फिर अलग अलग चीजों को लिंक करने का काम करता है। असेंबलर क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा लोडर। नेक्स्ट, द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट ऑफ द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इतना इज। बोल रहा है हमारे पास प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है, इसी एक्सप्रेशन का पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या होगा। तो देखो प्री मतलब क्या होता है, पहले, प्री मतलब पहले होता है, मैंने बहुत बताया हुआ है। तो जो प्रीफिक्स होगा इसमें जो ऑपरेटर होंगे वो पहले होंगे, तो देखो ऑपरेटर पहले आया हुआ है, राइट। पोस्ट फिक्स मतलब क्या होता है, पोस्ट मतलब बाद में, बाद, तो इसमें जो ऑपरेटर है वो बाद में चला जाएंगे। तो देखो इसका अगर आप इन ऑर्डर करोगे पहले इन फिक्स तो कैसे होगा, सी डी माइनस है तो सी माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। प्लस ए बी है तो ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी। एक मिनट इसको मिटाता हूं फिर करके दिखाता हूं। हाँ, जो सी डी है इसको पहले इनफिक्स में लिखो तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ए प्लस बी, और फिर यहां हो जाएगा सी माइनस डी, और मल्टीप्लाई सबसे पहले है तो ऐसे हो जाएगा, राइट। अभी हमें क्या करना है, इसका पोस्ट फिक्स करना। पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट मतलब क्या होता है, बाद में। तो कैसे हो जाएगा, तो देखो अब ए बी को अगर आप करोगे पोस्ट फिक्स मतलब इसमें जो ऑपरेटर है वो बाद में चला जाएगा, तो ए बी और प्लस एक चीज हो गया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई है ही, फिर सी डी माइनस ए हो जाएगा। अब हमारा एक ऑपरेंड ए हो गया, एक ऑपरेंड ए हो गया, अब फिर ए ऑपरेटर बीच में बच गया तो इसको भी बाद में भेजना है। जो प्लस था इसको हमने बाद में भेज दिया तो आ गया ए बी प्लस, जो माइनस था उसको हमने बाद में भेज दिया तो हो गया सी डी माइनस। अब क्या करना है, ये जो ऑपरेटर है मल्टीप्लाई इसको हमें बाद में भेजना है, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस सी डी माइनस और स्टार। तो ए बी प्लस सी डी माइनस स्टार, ये नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करना मैं आसान नहीं बोलूंगा क्योंकि यार बहुत सारे लोग सिर्फ इसको याद करने की कोशिश करते हैं और ये चीजें याद नहीं हो सकती हैं। आपको चीजों को समझना आना चाहिए, काफी बेहतर तरीका से आपको समझना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि काफी अच्छे से सारी चीजें आपको समझाया मिल जाए तो आप हमारे नोट्स को बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें हर एक चीजों को काफी बेहतर तरीका से आपको समझाया हुआ है। देखो हर एक चीजों को, किसको आपको क्लास ए में किसको होस्ट बोलते हैं, किसको नेटवर्क बोलते हैं,
हर एक चीज़ों को, किसका आविष्कार कब हुआ, किसका फुल फॉर्म क्या है, कौन बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, किसको क्या बोलते हैं, आप इसको काफ़ी बेहतर तरीका से लेकर पढ़ सकते हो। राइट, हर एक टोपोलॉजी को काफ़ी बेहतर तरीका समझाया गया है। अभी ऑफर प्राइस में सिर्फ आपको 99 रुपये में तो मिल ही रहा है। आप देख सकते हो हर एक जो प्रोटोकॉल से उनका पोर्ट नंबर, मतलब 419 पेज में इतना सारा चीज़ पढ़ा दिया जाएगा कि हजारों रुपये में भी वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आराम से इसको चेकआउट करो या फिर नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हो। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू कन्वर्ट इन फिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स। और जैसे ही आपको इन फिक्स, पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स कोई सा भी आएगा तो आपको स्टैक मारना है तुरंत, ये हमारा आंसर हो जाएगा। द डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा आर एडेड एट द रियर एंड डिलीटेड फ्रॉम द फ्रंट, इसको बोलते हैं क्यू। क्यू क्या होता है, इसमें आप डेटा आर एडेड टू द रियर, लास्ट में डेटा को ऐड करते हो और यहाँ से डेटा को रिमूव कर सकते हो, इसको बोलते हैं क्यू। क्या स्टैक में होता है? नहीं, स्टैक में तो एक ही तरफ से होता है रिमूव और एक ही तरफ से पुश होता है। क्या लिंक लिस्ट में होता है? नहीं। नेक्स्ट, क्यू डेटा स्ट्रक्चर फॉलो। जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है क्या काम करता है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि फीफो पे काम करता है। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको 94 क्वेश्चन को देखेंगे और फीफो मारेंगे तुरंत, बोलेंगे हमारा आंसर मिल गया, यही हमारा आंसर हो गया, और नीचे वाले ऑप्शन को देखेंगे ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, आपको चीजें समझाता हूँ। जो लिफो होता है ये तो हमारा क्या होता है, ये तो स्टैक का होता है, ये तो होगा नहीं। जो लीलो होता है मतलब लास्ट इन लास्ट आउट। तो देखो अगर मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँ तो आप देख पा रहे होंगे हमारा क्यू है, राइट। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इसमें जो पहले आया है वो पहले डिलीट होगा, पहले डिलीट होगा, पहले डिलीट होगा, पहले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया। लेकिन जो लास्ट में आया है, जो लास्ट में 7 आया है वो लास्ट में डिलीट होगा, जो लास्ट में 7 आया है वो लास्ट में डिलीट होगा। तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, लास्ट इन लास्ट आउट। जो 7 है लास्ट में इन किया होगा, इस क्यू में जो 7 है लास्ट में इन किया होगा, तो लास्ट में आउट भी तो कर रहा है, तो इसको हम लीलो नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं इसको लास्ट इन लास्ट आउट बोलो या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोलो, दोनों बराबर है, राइट। तो आंसर से क्या होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। बहुत सारे लोगों ने जो फीफो को मारा था उनका 0 नंबर आएगा, और जिन्होंने डी नंबर को मारा है उनका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट, द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूजेज। स्टैक लिफो को फॉलो करता है, आपको पता है। ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं क्लास का यूज करके, वैसे ही कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। ऑल मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस आर। जो सी प्लस प्लस होता है उसमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके मेंबर्स हमारा पब्लिक होते हैं बाय डिफॉल्ट। पब्लिक बाय डिफॉल्ट होते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक। लेकिन यही अगर मैं क्लास की बात करूं, क्लास, तो इसके मेंबर्स हमारे क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं बाय डिफॉल्ट। द मेंबर्स ऑफ ए क्लासेस आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मेंबर्स पब्लिक होते हैं, लेकिन जो हमारा क्लास होता है उसमें जो मेंबर होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, राइट। इन सी प्लस प्लस ऑल मेंबर्स ऑफ ए क्लास, देखो एक क्वेश्चन आ गया, और जैसे ही एक क्वेश्चन आएगा क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। इन सी प्लस प्लस व्हाट डज क्लास होल्ड। क्लास क्या होल्ड करता है, तो क्लास हमारे मेंबर फंक्शंस को, डेटा को, एरे को, हर एक चीज को क्लास ही स्टोर करता है। तो क्या हो जाएगा, एरे को भी, डेटा को भी, डेटा एंड फंक्शंस को भी। जब तीनों को होल्ड करता है तो क्या बोलेंगे, मोर देन वन ऑफ द अबव। द नंबर ऑफ एसेस स्पेसिफायर्स इन अ क्लास ऑफ सी प्लस प्लस इज। कितना एसेस स्पेसिफायर होता है, तो एक तो होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, और एक होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड तो कितने हो गए, 1 2 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन द मेंबर्स ऑफ ए क्लास एक्सटर्नली इन सी प्लस प्लस। क्या कॉलन होता है, नहीं। क्या डबल कॉलन होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ऑपरेटर। हाँ यही हमारा आंसर होगा। क्या हैश होगा, नहीं, ये तो प्री प्रोसेसर है। तो अगर आप किसी भी क्लास के बाहर चीजों को डिफाइन करना चाहते हैं, मेंबर्स को डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। विच कंसेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस इज यूज्ड टू रीयूज द रिटन कोड। अगर आप किसी कोड को पहले से लिखे गए हैं और इसी कोड को आप रीयूज करना चाहते हैं, तो कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है, कौन सा ऐसा कंसेप्ट है सी प्लस प्लस का जो इसको यूज करने की अनुमति देता है। तो क्या पॉलीमॉर्फिज्म होता है, नहीं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इसमें क्या होता है कि एक ही फंक्शंस होते हैं, जिसका बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनका नाम सेम होता है, और उनका जो पैरामीटर होगा वो डिफरेंट हो सकता है, उनका डेटा टाइप डिफरेंट हो सकता है, उसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो फंक्शन होता है उसका नाम सेम रहता है। तो क्या इसके हेल्प से हम चीजों को रीयूज करते हैं, नहीं, नहीं करते। क्या इनहेरिटेंस होता है, यस। इनहेरिटेंस क्या होता है, इसमें जो पेरेंट क्लास हमारा होता है उसके प्रॉपर्टी को उसका जो चाइल्ड क्लास है आसानी से यूज कर पाता है।
क्योंकि एक बार जो पेरेंट का किसी भी चीज को अपन डिफाइन कर दिए हैं पेरेंट की, अगर वही चीज चाइल्ड में भी जरूरत पड़ रही है तो उसको इनहेरिट कर लेगा, वही कोड को वो रीयूज कर लेगा। तो इनहेरिटेंस में रीयूजेबिलिटी होता है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इसमें जो डेटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं किसी भी क्लास के, उसको एक सिंगल एंटिटी में बांध कर रखा जाता है। इसका नाम है इनकैप्सुलेशन, मतलब कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर जैसे आप बहुत सारी चीजों को बांध के रखते हैं, वैसे ही क्लास के अंदर अगर आप डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस और भी चीजों को एक साथ रखना चाहते हैं तो इनकैप्सुलेशन का आप यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट। बोल रहा है कि जो प्रोग्राम फ्रेगमेंट है इसका आउटपुट क्या होगा। देखो इंट आई इक्वल टू 10, ये हमारा क्या है? ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल, ध्यान समझो, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। और इंट आई इक्वल टू हमारा क्या है? 20, ये हमारा क्या है? इसके लिए लोकल, हमारा लोकल है। और आई इक्वल टू 30 है, ये भी हमारा क्या है? ये लोकल है। ये सिर्फ इस सेगमेंट के लिए है जो आई, और ये जो आई है वो इस सेगमेंट के लिए है, राइट। तो बोल रहा है कि अगर मैं आई को प्रिंट करूंगा तो क्या होगा। तो देखो यहाँ हमने पहले आई को प्रिंट किया है, इसके आगे कोई भी हमारा ऑपरेटर नहीं लगा है, सिर्फ आई लिखा है। तो इसके इस स्कोप के अंदर जो आई होगा उसको प्रिंट करेगा। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। दूसरा देखो जो आई लगा है, आई उसके बाहर हमारा क्या है? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिजोल्यूशन देखो नाम से ही जाहिर है, स्कोप को रिजॉल्व करता है, स्कोप को रिजॉल्व करता है। मतलब यहाँ जो स्कोप रिजोल्यूशन है, जैसे ही हमने आई के आगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को देखा है तो हमें पता चल गया है कि ये हमारे ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करता है, और ग्लोबल वेरिएबल इसमें कौन है? 10 है। तो आई का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 30 और 10। इस क्वेश्चन को करना आसान मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का कंसेप्ट नहीं पता है तो आप 10, आप 30 और इसके ऊपर है 20, इसको टिक मार देंगे, आप इसको टिक मार देंगे, या फिर आप नन ऑफ द अबव मार देंगे। आपको पता ही नहीं है कि जो डबल यहाँ कॉलन लगा है वो किसको बोलते क्या है। तो अगर आप सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको फिर से एक बार नोट्स रिकमेंड करूंगा, और इस पीवाईक्यू को मैं आपको बहुत बेहतर तरीका से रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि यार इसमें इतना बेहतर तरीका से चीजें दी गई हैं। आप देखो यहाँ, आप ध्यान से समझो, देखो इधर जैसे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिथम, 4 ऑप्शन दिया गया। तो इसमें जो ट्रू है उसको तो बताया गया है मोर देन वन ऑफ द अबव, और कौन कौन से है उसको आपको काफी बेहतर तरीका से बताया गया, राइट। वैसे ही आप इसको देखो, देखो जैसे आपके पास क्वेश्चन है, जो आंसर है उसको आपको एक्सप्लेन तो किया ही गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, समझ गया। वाई अदर्स आर रॉन्ग, दूसरे जो ऑप्शन से गलत क्यों है उसके बारे में आपको बताया गया। और अभी आपको ये दोनों पैकेज सिर्फ 99 का मिल रहा है, नोट्स प्लस पीवाईक्यू प्लस सेट्स। आपको इतने बेहतर तरीके से चीजें मिल जाएंगी कि आपको एकदम मजा आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अभी के अभी इसको चेकआउट करें और ऑफर का फायदा उठाएं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन क्या होता है? जो एक लाइन में ही डिफाइन हो जाता है, जो चीजों को काफी फास्ट कर देता है। इट स्पीड्स अप द एग्जीक्यूशन, बिल्कुल सही बात है। इट स्लो डाउन द एग्जीक्यूशन, जब स्पीड्स अप करता है तो क्या स्लो डाउन भी करेगा? नहीं। इट डिक्रीजेस द कोड साइज, ऐसा थोड़ी होता है, गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। क्या है? ए इक्वल टू 5, तो लिखा है फर्स्ट, और ए लेफ्ट शिफ्ट 2 और सेकेंड। तो देखो फर्स्ट सेकेंड तो आएगा ही, तो पहले सेकेंड नहीं आ सकता, पहले फर्स्ट प्रिंट कर रहा है तो पहले फर्स्ट आएगा। तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। इसमें पहले सेकेंड आ गया, ये आंसर नहीं हो, राइट। अब देखो, अब बोल रहा है ए का वैल्यू कितना है? 5, ए का वैल्यू 5 है। 5 लेफ्ट शिफ्ट 2, तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अगर आप बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो पहले आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 का बाइनरी क्या होता है? जैसे 1 2 4 8, 5 का बाइनरी होता है 1 1, फिर यहाँ 0 0, 0 0 1 1, 1 0 1 0 1। अब इसको 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है, मतलब इसके आगे 2 0 लगा दो। इसके देखो 1 0 1 0, ठीक है, इसका जगह इतना पर है, इतना पर है। अगर इसको दो बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है, मतलब इधर लेफ्ट में इसको 2 बिट बढ़ाना है, तो इसके आगे अगर 2 बिट लगा दोगे तो 2 बिट इधर नहीं आ गया, आ गया। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो देखो 1 2 4 8 16 32। तो जिसके जिसके साइड में 1 है उसको ऐड कर दो। 16 के बराबर में 1 है और 4 के बराबर में 1 है, तो 16 और 4 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 20। 16 4 कितना होता है? 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। इसका आंसर हो जाएगा 20। तो फर्स्ट 20 सेकेंड बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा बी नंबर। कैसे हुआ मैंने आपको काफी बेहतर तरीके से तोड़ के बता दिया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से पीछे करें, देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि यार इसको ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं
और नहीं बनेगा, नहीं आएगा तो फिर आपके एग्जाम्स में चक्कर आ जाएगा, बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट, सी आउट इन सी प्लस प्लस स्टैंड फॉर, सी आउट क्या होता है? कंसोल आउटपुट, इसका फुल फॉर्म होता है कंसोल आउटपुट। लेकिन कंसोल आउटपुट तो कहीं भी नहीं है, तो क्या क्लास आउटपुट हो जाएगा? नहीं। क्या कैरेक्टर आउटपुट हो जाएगा? यस। क्या कॉमन आउटपुट हो जाएगा? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर इज। तो आपने बचपन में जब आप कंप्यूटर पढ़े होंगे या फिर जब शुरू में आप कंप्यूटर पढ़ना शुरू किए होंगे तो आप चीजों को काफी ध्यान से पढ़े होंगे और आपको पता चला होगा कि जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसको बोलते हैं प्रोग्राम। आप प्रोग्राम का डेफिनेशन याद किए होंगे, प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट। जैसे बचपन में थर्ड फोर्थ क्लास में जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा होगा या फिर आईसीएसई बोर्ड से, उन लोगों ने काफी सारे डेफिनेशंस को रटे हैं, उन्होंने याद ही कर लिया। क्या मेमोरी होता है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस? नहीं। ये तो स्टोरेज डिवाइस है। क्या स्टोरेज है? नहीं। क्या प्रोग्राम है? यस। ए कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ, क्या सिस्टम फ्लो चार्ट इसमें होता है? क्या प्रोग्राम फ्लो चार्ट होता है? प्रोग्राम का फ्लो चार्ट वो कंप्यूटर प्रोग्राम है? नहीं, ये तो चार्ट है, फ्लो चार्ट। क्या सिस्टम का फ्लो चार्ट? नहीं। एल्गोरिदम्स रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज, यस। कोई भी एल्गोरिदम जब कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा जाता है तो उसको प्रोग्राम बोलते हैं, एल्गोरिदम को, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। द टोपोलॉजी विद द हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज, बोल रहा है कि कौन सा टोपोलॉजी है जिसका जो रिलायबिलिटी है बहुत ज्यादा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर एक दो कनेक्शन टूट भी जाते हैं तो काम रुकेगा नहीं, काम होते रहेगा। तो क्या स्टार टोपोलॉजी है? स्टार, स्टार मैं बता दिखाता हूँ। जैसे एक हमारा हब है, अगर हब ही खराब हो गया तो क्या काम करेगा? नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या रिंग है? रिंग में क्या है कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर में चीजें कनेक्ट होती है, अगर एक तार कनेक्ट हो जाएगा तो टूट जाएगा, तो क्या ये दोनों कम्युनिकेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या मेश टोपोलॉजी है? मेश टोपोलॉजी क्या है? जैसे 1 2 3 4, तो इसमें क्या होता है, हर एक एंड को हर एक चीजों से कनेक्ट की गई रहती है, जो हर एक एंड है सबसे कनेक्टेड है, राइट। तो इसमें क्या होता है, अगर एक कनेक्शन ये टूट भी गया, जैसे मान लो एक कनेक्शन टूट गया, फिर भी ये जो कंप्यूटर है इससे कनेक्ट करेगा और इससे कनेक्ट कर पाएगा। मतलब इसमें अगर एक आध कनेक्शन टूट भी जाते हैं फिर भी चीजें चलती रहती हैं, इसीलिए इसको हाई रिलायबिलिटी वाले टोपोलॉजी बोलते हैं। इसको बोलते हैं मेश टोपोलॉजी, जो एंड टू एंड कनेक्टेड रहता है, मतलब हर एक नोड से कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट, एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इज। अब इस क्वेश्चन को समझना किसी जंग से कम नहीं है, और इस क्वेश्चन का आंसर 80% लोग गलती करेंगे, उनको इस क्वेश्चन का मतलब समझ में ही नहीं आया। एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इज, बोल रहा है कि जो एंड टू एंड कनेक्टिविटी है जो होस्ट टू होस्ट मशीन से प्रोवाइड की जाती है, किस लेयर में, लोगों को समझ में नहीं आया। तो देखो इसी के लिए मैं आपको बार बार नोट्स रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि देखो मैं जो चीजें आपके एग्जाम से पूछी जा रही हैं वो सारी चीजें यहाँ पहले से लिखी हुई हैं, वही चीजें यहाँ सारी की सारी पहले से लिखी हुई हैं। आप देखो पहले यहाँ चलो, देखो एंड टू एंड होस्ट टू होस्ट इस किस लेयर को बोलते हैं, तो यहाँ चलो एंड टू एंड लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को बोलते हैं, होस्ट टू होस्ट किसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर को बोलते हैं। इसके अलावा पोर्ट टू पोर्ट, प्रोसेस टू प्रोसेस, हार्ट ऑफ ओएसआई, ये सारी चीजें हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर को बोलते हैं। और ये सारी चीजें आपको पता कैसे चलेंगी, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे, जब आप नोट्स को पढ़ के उसको याद करेंगे, उसको बार बार देखेंगे, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी कि एक जो लेयर है या फिर एक जो डिवाइस है उसके मल्टीपल काम्स हो सकते हैं और कैसे चीजें काम करती हैं। तो इसी के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से उसको ले सकते हो। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका टाइम बचे और ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को रिवाइज कर पाएं, तो आपके लिए एक नोट्स होना ही चाहिए, या फिर आपको कोई भी एक शॉर्टकट बुक होना चाहिए जिससे आप चीजों को कर पाएं। क्योंकि मैं अभी काफी एफोर्डेबल प्राइस में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, नोट्स प्लस पीवाईक्यू प्लस सेट्स। अभी सिर्फ 99 का ऑफर चल रहा है, तो आप उसको ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर इधर लगातार स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। तो जैसे ही आपने नोट से पढ़ लिया और आपको याद हो गया, तो आपको पता चल गया कि जो एंड टू एंड होता है या फिर होस्ट टू होस्ट होता है, इसको ट्रांसपोर्ट लेयर में कनेक्टिविटी करने का काम मिला है। द डैश मेजर्स द नंबर ऑफ लॉस्ट एंड गार्बल्ड मैसेजेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल सेंट इन द सैम्पलिंग पीरियड। अगर हम लोग मैसेज को किसी सैंपल के लिए सेंड करते हैं तो किससे पता चलता है कि हमने कितने सारे बेकार मैसेजेस या फिर लॉस्ट मैसेजेस को सेंड किए हैं। क्या ट्रांसफर फेल्यूर प्रोबेबिलिटी होता है? नहीं। क्या कनेक्शन रिलीज फेल्यूर प्रोबेबिलिटी होता है? नहीं। क्या रेसिड्यूल मतलब जो बचा हुआ है, राइट, मतलब जो जा नहीं पाया, उसको बोलते हैं। क्वेश्चन आंसर हमारा ए हो जाएगा। ए हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट टिपिकली वुड नॉट बी नीडेड फॉर, बोल रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिया है, 5 ऑप्शन दिया है, उसमें से
कौन से काम करने में हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है? ट्रांसफरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को ट्रांसफर करना है तो ज़्यादा चाहिए, ये नहीं होगा। सपोर्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स इन अ लैन, लैन भी हमारे काफ़ी तगड़ा कम्युनिकेशन इसमें चाहिए, काफ़ी तगड़ा इंजन चाहिए। लेकिन ईमेल सेंड करने के लिए हमें बड़ा इक्विपमेंट नहीं चाहिए, राइट। हम सिर्फ मोबाइल से ही ईमेल को सेंड कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप से ईमेल को सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए डैश टोपोलॉजी यूजेज अ सिंगल कनेक्शन टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेस। ऑल डिवाइसेस, जैसे आपने एक टोपोलॉजी का नाम सुना होगा या फिर देखा भी होगा, एक वायर रहता है उसमें बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट रहती हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा है बस टोपोलॉजी। स्टार में क्या होता है? क्या सिंगल वायर होता है? नहीं, इसमें तो एक हब होता है और चारों ओर से वायर निकले होते हैं। क्या ये हो जाएगा? नहीं। क्या रिंग हो जाएगा? नहीं। रिंग में क्या होगा कि आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर में चीज़ें कनेक्ट रहती हैं, तो क्या एक वायर से है? नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बस टोपोलॉजी हो जाएगा। Dash is used to connect networking devices that are in a very close geographical area such as floor of a building। क्या बोलते हैं? LAN। WAN क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, जो किसी कंट्री में यूज होता है। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो दो अलग अलग शहर को कनेक्ट कर सकता है। लेकिन जो LAN होता है वो किसी एक छोटे से बिल्डिंग को, एक छोटे से जगह को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, राइट। तो अभी मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ और आप तब तक वीडियो को देखते रहो। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट इज द साइज ऑफ IPv4? जो IP एड्रेस वर्जन 4 है उसका साइज क्या है? तो आप बहुत दिन से लगातार पढ़ते आ रहे होंगे कि इसका साइज होता है 32 बिट्स। क्या 8 बिट होता है? नहीं। 16 होता है? नहीं। 32 होता है, यस। इसके कितने साइज होते हैं? 32 होते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ द मैक एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्क? जो मैक एड्रेस होता है इसका साइज क्या होता है? इसका साइज होता है 48 बिट्स। 48 बिट्स। What is the name given to the act of gaining illegal entry to computer files through remote terminals or microcomputers? Illegal activity क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हैकिंग। क्या डिकोडिंग बोलते हैं? नहीं। क्या बीटिंग द सिस्टम बोलते हैं? नहीं। तो क्या हो जाएगा? हैकिंग इसका आंसर हो जाएगा। ए कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच है द एसेंशियल एबिलिटी टू। जो वायरस होता है वो क्या क्या कर सकता है? डैमेज डेटा, बिल्कुल। डैमेज प्रोग्राम, बिल्कुल। क्लोन इटसेल्फ, यस। अपने आप को क्लोन भी कर सकता है, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। तो ये सारे का सारा काम कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द एबव। कॉपीइंग कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर विदाउट द परमिशन ऑफ इट्स ऑथर इज, इसको क्या बोलते हैं? पायरेसी। जैसे आप टेलीग्राम पे काफी सारे कोर्सेज देख रहे होंगे कि जैसे फिजिक्स वाला का कोई कोर्स है, राइट। कोर्स जैसे लॉन्च होता है वैसे उसके पायरेटेड वर्जन, उसका कॉपी चुरा कर उसका कॉपी टेलीग्राम में पोस्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पायरेसी, पायरेटेड वर्जन। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी। ए हार्ड डिस्क बिकम्स टोटली इनएक्सेसिबल व्हेन अ कंप्यूटर वायरस करप्ट्स। बोल रहा है कोई हमारे पास HDD है, हार्ड डिस्क टाइप, वो टोटली हमारा इनएक्सेसिबल हो जाएगा, मतलब उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। कब कब मतलब क्या करप्ट हो जाएगा? तब पार्टीशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। अगर फाइल एलोकेशन टेबल हमारा करप्ट हो जाएगा तो हम लोग फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बाकी जो सारी चीजें उनको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये तो आंसर नहीं हुआ। रूट डायरेक्टरी, अगर रूट डायरेक्टरी हमारा करप्ट कर जाता है तो जितने जो रूट के अंदर जितने सारी चीजें हैं, जो मतलब रूट की डायरेक्टरी है उसके अंदर जितने भी हमारे फाइल्स एंड फोल्डर्स है उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बाकी सारी चीजें तो एक्सेस होंगी। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। जब दो आंसर नहीं होगा, बैटरी रनिंग लो, एक मिनट मैं इसको चार्ज में लगाता हूँ पहले, इसको चार्ज में लगा देता हूँ। हाँ, इसको लगाता हूँ पहले। हाँ, तो क्या बोल रहे थे? रूट डायरेक्टरी। हाँ, तो फाइल एलोकेशन टेबल नहीं होगा, रूट डायरेक्टरी नहीं होगा। पार्टीशन टेबल क्या होता है? पार्टीशन टेबल एक ऐसा टेबल होता है जैसे जो हमारा हार्ड डिस्क होता है उसको अलग अलग पार्ट में हम लोग पार्टीशन किए रहते हैं, जैसे लोकल डिस्क, CED और भी पता नहीं क्या क्या। अगर वही करप्ट हो गया, जो टेबल है जो चीजों को पार्टीशन करता है वही करप्ट हो गया तो इनएक्सेसिबल हो जाएगा, हम चीजों को एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं, राइट। एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज, इसको बोलते हैं फॉरेन की। अब कैसे? देखो, जैसे यहाँ एक हमारे पास टेबल है मान लो, और एक हमारे पास और टेबल है जिसको भी मान लो। जैसे इसमें हमारा कोर्स ID है, ठीक है, कोर्स ID। और यहाँ हमारा है जैसे जैसे नेम हो गया, क्लास हो गया और एक कोर्स हो गया। और यहाँ जैसे कोर्स ID हो गया, जैसे नेम मतलब कोई हो गया, कोई क्लास हो गया और यहाँ कोर्स ID हो गया।
तो ये जो कोर्स आईडी है, अब कोर्स का इंफॉर्मेशन इसमें तो और हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने अलग एक टेबल बनाया है। इसमें क्या होगा, कोर्स, इसमें कोर्स जैसे 1 हो गया, कोर्स 2, और कोर्स 1 में क्या होगा, सब्जेक्ट का नाम, उसका प्राइस, उसका और भी फीचर्स क्या क्या है। तो ये जो कोर्स आईडी है, यहाँ अगर कोर्स आईडी में आप आए तो यहाँ से आपको जंप करना पड़ेगा इस टेबल में, कि बाकी का जो जानकारी है वो आपको नेक्स्ट टेबल में मिलेगा। इस टेबल का रेफरेंस दे दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं कि आप फॉरेन की या फिर रिफरेंस की। इस जो मेन टेबल है इसका रेफरेंस हम दे दिए कि दूसरा एक टेबल है उसमें जाके चीजों को समझो, तो क्या बोलते हैं उसको, फॉरेन की बोलते हैं। इफ एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की देन द रिलेशन विल बी इन। बोला कि जो नॉन की एट्रीब्यूट है, मतलब जो की नहीं है, अगर फुल्ली डिपेंडेंट है प्राइमरी की पे, तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंड एनफ। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, ये तो काफी बेसिक नॉर्मल फॉर्म है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है, जो मैक्सिमम चीजों को हम एक्यूरेट मानते हैं। अगर कोई भी हमारा रिलेशन है जो थर्ड एनएफ में चला गया है, तो उसको हम लोग मानते हैं कि हाँ यहां से हमारी काम हो जाएगी। इन रिलेशनल डेटाबेस डेटा टाइप्स ऑफ वैल्यू इन ईच कॉलम ऑफ ए टेबल इज, क्या एट्रीब्यूट बोलते हैं, नहीं ये तो कॉलम को बोलते हैं। क्या डोमेन बोलते हैं, यस। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है सेट ऑफ अलाउएबल वैल्यूज टू द एट्रीब्यूट। मतलब कोई भी एट्रीब्यूट है उसमें किस वैल्यू को हम लोग रखेंगे, क्या वो कैरेक्टर होगा, क्या वो नंबर होगा, क्या वो इंटीजर होगा, मतलब किस टाइप के वैल्यू को रखेंगे। जो अलाउ वैल्यू है, जिस वैल्यू को रखा जा सकता है, उसको डोमेन बोलते हैं। रिलेशन क्या होता है, इसको टेबल को ही रिलेशन बोलते हैं। ये तो आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डोमेन। इन अ रिलेशनल डेटाबेस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड, जो एट्रीब्यूट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिग्री। एट्रीब्यूट को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। डोमेन किसको बोलते हैं, जो वैल्यू को अलाउ रहता है वो बोलते हैं। कार्डिनलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रोज होता है, रोज कितना है उसको बोलते हैं। तो 124 जो हमारा है उसका आंसर आपको सेकेंड नंबर मतलब डिग्री देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड्स यूज टू चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यूज ऑफ वन और मोर रोज इन अ टेबल। इसको क्या बोलते हैं, अपडेट। इंसर्ट मतलब उसमें नया वैल्यू को डालना, यहाँ बोल रहा है अपडेट करना, चेंज करना। नया वैल्यू को डालना और चेंज करने में अंतर है। नया वैल्यू को डालना मतलब पहले से कोई वैल्यू नहीं है, आप सीधे उसको इंसर्ट कर दो। अपडेट मतलब क्या होता है, पहले वैल्यू है उसमें इन चीजों को अपडेट कर दो, कुछ नया डाल दो, कुछ नया उसमें डाल दो पुराने के जगह पे, राइट, पुराने के जगह पे। अल्टर क्या होता है, ये चीजों को मॉडिफाई करने के लिए होता है। टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड्स यूज। टू रिट्रीव मतलब फेच करने के लिए, डेटा को देखने के लिए क्या करते हैं अपन, सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। Which of the following SQL commands is used to modify the structure of a table? इसको क्या बोलते हैं, alter। क्या modify होता है, नहीं। क्या update होता है, नहीं। क्या more than one of the above होगा, नहीं, ये नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, alter हो जाएगा। Which of the following SQL keywords is used to display data from a table based on certain pattern? पैटर्न इन होता है, इन मतलब ये तो पर्टिकुलर चीज में, जैसे इन, जैसे कोई हमारे पास डेटा है उसके अंदर सर्च करना है तो इन होगा। क्या लाइक होगा, यस। कैसे, सपोज कर लो हमें क्या करना है, ऐसे चीजों को दिखाना है जो ए से शुरू होता है, ए से, तो क्या करेंगे, ए और ए मॉडुलस कर देंगे। तो इसे क्या होगा, अगर ए मॉडुलस अपने कर दिया, इसका मतलब उन सारे डेटा को दिखाओ जो ए से शुरू होते हैं। अगर मैं दे दिया एक्स और ए परसेंटेज का साइन, तो उन सारे चीजों को दिखाओ जो एक्स से शुरू होता है, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइक। डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए रिलेशन इन अ रिलेशनल डेटाबेस आर 4 and 3 रिस्पेक्टिवली। डिग्री किसको बोलते हैं, कॉलम्स को। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, एट्रीब्यूट कितने हैं, इसको बोलते हैं, ये हमारा 4 दिया है। और कार्डिनलिटी मतलब रोज कितना दिया है हमारे पास, 3 दिया है। तो बोल रहा है इफ 3 एट्रीब्यूट्स एंड 4 टपल्स आर एडेड। टपल्स मतलब क्या होता है, रोज, मतलब 4 रोज को ऐड कर दो, और 3 एट्रीब्यूट मतलब कॉलम्स, 3 कॉलम्स को ऐड कर दो, तो व्हाट विल बी इट्स न्यू कार्डिनलिटी एंड डिग्री। तो कार्डिनलिटी मतलब रोज, तो रोज कितना हो जाएगा, 7। कॉलम्स कितना हो जाएगा, फिर हमारा 7। डिग्री मतलब हमारा कॉलम्स, दोनों 7 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7। देखो अलग अलग टर्म अलग अलग चीजों को डिनोट करने के लिए यूज होता है। अगर आपको पता नहीं है कि जो एट्रीब्यूट है उसी को कॉलम्स बोलते हैं, जो कार्डिनलिटी है उसी को रोज बोलते हैं, तो फिर आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे, आपको समझ में आएगा ही नहीं कि कह क्या रहा है, 4 टर्म है क्या,
तो उसके लिए आप हमारे नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना बेहतर तरीका से सारी चीज़ों को बताई गई हैं कि अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मजा आ जाएगा। जैसे मैं आपको डेटाबेस का यहाँ नोट्स दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं चीज़ों को कितना बेहतर तरीका समझाया गया है। स्कीमा क्या है, कितना अच्छा से डिफिनेशन इसका लिखा गया है, फिर कितना इसके व्यूज होते हैं, क्या होते हैं डेटाबेस स्कीमा और डेटाबेस इंस्टांस क्या होता है, फिर कोर्स के जो 12 रूल्स हैं वो क्या है। तो काफ़ी अच्छा से चीज़ों को समझाया गया, हर एक चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरीका से। तो आप इसको लेकर डेफिनेटली पढ़ सकते हैं और आपको गारंटीड रिजल्ट मिलेगा, गारंटीड आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दे ही सकता हूँ, क्योंकि यार इस नोट्स को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है और इतना बढ़िया तरीका से इसको अरेंज किया गया है कि कोई भी अगर नया आदमी पढ़ेगा जिसको कुछ पता नहीं है, वो भी चीज़ों काफ़ी अच्छे से कर पाएगा। काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ जो एक्चुअल 8 क्वेश्चन है उनके साथ चीज़ों को बताया गया है, जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाला है। और इसका प्राइस आपको पता ही है कि अभी ऑफर में चल रहा है, तो 99 में अभी ऑफर में है, बाद में इसका दाम फिर भी कभी भी बढ़ जाएगा, तो आपको फिर उतना भी लेना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ेगा तो ये नोट्स और जो हमारे ई बुक हैं, जो प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चन हैं, जो PYQ के क्वेश्चन हैं, उसके सारे बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ आप अभी सिर्फ 99 पे ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगातार मिल रहा होगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट, विच SQL कमांड इज यूज्ड टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस। हमारे पास कोई डेटाबेस है, उसके अंदर से अगर हमें टेबल को रिमूव करना है, टेबल को हमेशा के लिए ही भगा देना है, तो क्या डिलीट से होगा? नहीं। क्या ड्रॉप से होगा? बिल्कुल। जो ड्रॉप कमांड ऐसा कमांड है, अगर मैं ड्रॉप टेबल में लिख दूंगा और टेबल का नाम लिख दूंगा तो उस टेबल को डेटाबेस छोड़ के जाना पड़ेगा, उस टेबल को डेटाबेस छोड़ के जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और इरेज क्या होता है? ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, भगा उसको। द रजिस्टर दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, इसको बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। इसको याद कर लो। जो रजिस्टर्स होते हैं 7 टाइप्स के होते हैं मेनली, और जो 7 मेन टाइप के रजिस्टर होते हैं उनको याद करना काफी जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट डेफिनेशन से ही सवाल आ जाता है। क्या होता है? डायरेक्ट डेफिनेशन से ही सवाल आ जाता है। और सातों का नाम आपको याद नहीं होगा, आप कमेंट करो। अगर आपको अभी याद है बिना देखे सातों रजिस्टर का नाम, तो आप कमेंट करो। और नहीं याद है तो आप ई बुक ले लो, हमारे नोट्स को ले लो, उसमें काफी बेहतर तरीका से चीजें समझाई गई हैं और उसको याद ही कर लो। मैं तो बोलूंगा नोट्स लेकर सारा का सारा एक एक लाइन रट जाओ, एक लाइन भी बाकी नहीं रहना चाहिए, रट ही जाओ कि क्वेश्चन कोई भी आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। द रजिस्टर डेट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन डेट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इज, इसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। देखो ये भी डायरेक्ट डेफिनेशन ही आ गया। अब एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या होता है? जो चीजों को कुछ समय के लिए होल्ड करता है। एक्यूमुलेटर क्या होता है? जो चीजों को कुछ समय के लिए क्या करता है? होल्ड करता है। राइट। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है उसके एड्रेस को कैरी करता है। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है? जो इंस्ट्रक्शन कंटेंट, जो इंस्ट्रक्शंस को क्या किया रहता है? कंटेंट किया रहता है किसको? जो एग्जीक्यूट होने वाला है। The register which holds the address of a location of memory and from which data are to be transferred is called, इसको क्या बोलते हैं? 133 हमारा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होता है इंडेक्स रजिस्टर, नहीं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। द रजिस्टर विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ लोकेशन, एड्रेस ऑफ लोकेशन, लोकेशन मतलब मेमोरी, इसको क्या बोलते हैं? मेमोरी एड्रेस लोकेशन। क्या मेमोरी बफर रजिस्टर है? क्या जो इसका आंसर मेमोरी बफर हो जाएगा? नहीं, बफर मतलब क्या होता है? टेम्पररी चीजों को स्टोर करने वाला, तो ये हमारा आंसर नहीं। A storage device used to compensate the difference in flow of data is, a storage device that used to compensate the difference of flow of data is, इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं बफर। इसको क्या बोलते हैं? बफर बोलते हैं। क्या मेन मेमोरी हो जाएगा? नहीं। क्या ऑक्सिलरी मेमोरी हो जाएगा? नहीं। तो क्या हो जाएगा? इसका बफर आंसर हो जाएगा। Memory in which any location can be reached in a fixed amount of time after specifying its address is called, बोल रहा ऐसा मेमोरी जिसके हेल्प से हम किसी भी लोकेशन पे जा सकते हैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में, उसको क्या बोलते हैं? क्या सीक्वेंशियल होता है? सीक्वेंशियल एड्रेस मेमोरी नहीं, एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यस, रैंडमली अगर हम चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं तो कहीं भी जा सकते हैं उस टाइम में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इफ x567 ऑक्टल नंबर टू द बेस 8 और 2xy 5 टू द बेस 8 इज इक्वल टू इतना, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y आर। इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आंसर आता है 4 and 3, लेकिन जो बोर्ड में आंसर दिया है 4 and 3 दिया है, राइट, लेकिन इसका आंसर ए नहीं आएगा। अगर आप सॉल्व इसको करना शुरू करेंगे तो मैं आपको एक पहले तरीका बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। अगर देखो इन दोनों को सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिएगा तो काफी भयंकर इक्वेशन हो जाएगा, और यहाँ आपको इक्वल टू का साइन देना पड़ेगा, तब जाकर पहले सॉल्व होगा इक्वल टू। तो कैसे सॉल्व होगा? जैसे यहाँ है x 5 6 7 टू द पावर बेस 8,
तो जब बेस 8 है और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, मतलब जो x है इसको 8 टू द पावर 3 से गुना करो, प्लस जो 5 है इसको 8 टू द पावर 2 से, जो 1 है इसको 8 टू द पावर, जो 6 है इसको 8 टू द पावर 1 से, और 7 है इसको 8 टू द पावर 0 से। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ करोगे 512x प्लस 8 8 64 25 320 प्लस 8 48 प्लस 7 एकम 7। जैसे आप सॉल्व करोगे तो जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद कुछ आएगा, इसको इक्वेशन 1 मांगे। वैसे ही आप इसको करो 2y x 5 टू द बेस 8, इसको आप सॉल्व करो। तो इसमें क्या करोगे, इसको 8 टू द पावर 0 से इंटू करो, इसको 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से इंटू करके कुछ इक्वेशन आएगा उसको रख लो इक्वेशन 2। फिर अब क्या करो, इसको ऐसे ही करो और ऐसे करने के बाद इसको x से 8 टू द पावर 0 से इंटू करो, x टू द पावर 1 से, x टू द पावर 2 से, x टू द पावर 3 से, इन सारों को इंटू करो। और इंटू करने के बाद तीनों इक्वल है, तीनों को इक्वल करो, और तीनों को इक्वल करोगे तो आप, मैं समझा देता हूँ, जैसे यहाँ 512x प्लस ये सब है, इसको जोड़ दो जितना भी आएगा, सपोज कर लो 48 7 55 अभी 75, इसका आ जाएगा 512x प्लस 75। इसको इक्वल टू करो, इसका जो वैल्यू आएगा, सपोज कर लो कुछ वैल्यू आएगा, फिर इक्वल टू इसका कुछ वैल्यू आएगा, उसको यहाँ इक्वल टू इतना करो। अब करने के बाद आप x का वैल्यू 4 उठाओ, x का वैल्यू 4 उठाओगे तो यहाँ 4 रखे, देखो 4 रख इंटू करो, फिर इसको प्लस करो, जो वैल्यू आएगा उसको रखो। फिर इसमें y का वैल्यू 3 रख के देखो और x का वैल्यू इसमें 4 रख के देखो, जो आएगा इसको वैल्यू रखो। अगर तीनों बराबर आ जाएगा जिस वैल्यू को रखने से, वो हमारा आंसर हो जाएगा। बोर्ड ने इसका आंसर दिया है a, लेकिन इसका आंसर a आ नहीं रहा है, इसका आंसर कुछ अलग आ रहा है जो नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा, लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर a माना है, राइट। तो अगर आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ही चाहते हैं तो मैंने आपको बेसिक्स यहाँ बता दिया। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करूंगा तो कम से कम लगेगा 10 मिनट, क्योंकि मुझे आपको समझा के सॉल्व करना है पूरा। मैं इनटू करूंगा, फिर इक्वल करूंगा, फिर एक्स वाई के वैल्यू को रखूंगा, फिर ऐड करूंगा, फिर तीनों को बराबर करूंगा, तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। आपको इस क्वेश्चन को कॉपी में लिखना है, कॉपी में, और इसको सॉल्व करना है। और आप चाहते हैं इसका डिटेल सोल्यूशन आप देखना, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको इसका सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। और ई बुक और नोट्स को मैं तो बोलूंगा ले ही लो, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, कैसे चीजों को चेंज करते हैं, इन नोट्स में काफी बेहतर तरीके से बताया गया है। और इन सारों के बिना आप चीजों को नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, The range of the numbers that can be represented in 8 bits using 2's complement is, ये तो डायरेक्ट सबको याद ही है। इंटीजर के लिए क्या होता है, -128 से 127 तक, ये तो याद ही है। क्या -128 से 128 तक होता है? नहीं। क्या 127 होता है भाई? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, इसको देखो, इसको करना किसी जंग से कम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आसान नहीं है, क्वेश्चन नंबर 138 आसान नहीं है। एबीपीएससी टीआरई का काफी भयंकर क्वेश्चन मैं इसको मानता हूँ। देखो कैसे बनेगा। बोले हमारे पास ए ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर, और ये हमारा है हेक्साडेसिमल नंबर। इन दोनों को इक्विवेलेंट किया गया तो एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। तो देखो हमारे पास ए बेस 8 है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ, तो यहाँ 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। तो 1 को 8 टू द पावर 4 से इंटू करो, प्लस फिर 1 को 8 टू द पावर 3 से इंटू करो, प्लस फिर x को 8 टू द पावर 2 से करो, प्लस फिर 1 को 8 टू द पावर 1 से करो, प्लस फिर y को 8 टू द पावर 0 से करो। सबको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 8 2 8 8 64। अब 8 को 4 बार करोगे तो कितना आएगा, करके देख लो। जैसे 8 8 64, अब फिर 64, 4 4 16 के 4 4 16 के 6 1 6 24 1 25 256, अब फिर यहाँ 256 और आ जाएगा, राइट। 6 6 5 11 1 1 5 7 1 8, 28 से 16 इसका आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख बताता हूँ, जैसे 28 से 16 आ जाएगा, प्लस फिर इसको ऐसे ही करो 512, प्लस फिर इसको करो 8 64 64x, प्लस इसको करो 8 प्लस 1, इन सबको जोड़ो, इसमें x का वैल्यू आ जाएगा, सबको जोड़ दिए, ठीक है। सबको जोड़ के यहाँ एक लेफ्ट साइड में लिखो, राइट साइड में क्या होगा मैं बता रहा हूँ। जैसे 12C9 है, तो यहाँ 1 2 C और 9, तो इसमें
यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो यहाँ 16 बेस है तो 16 से मल्टीप्लाई करना शुरू करो, मतलब 1 इंटू 16 का पावर 3, 2 इंटू 16 का पावर 2। अब c का वैल्यू क्या है, तो जो हमारा 9 0 से लेकर 9 तक होता है वही वैल्यू होता है। 10 का वैल्यू होता है क्या, 10 का वैल्यू होता है a, 11 का होता है b, 12 का होता है c। तो c का वैल्यू है 12, मतलब 12 इंटू 16 का पावर 1 प्लस 9 इंटू 16 का पावर 0। अब फिर इसको सॉल्व करो, इसमें तो कोई भी एक्स वाई जेड नहीं है तो सारा सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व करने के बाद इसका कुछ आएगा वैल्यू, इसका कुछ वैल्यू आएगा तो उसको x के इक्विवेलेंट बराबर करो, x और y के बराबर करो, बराबर करोगे बराबर हो जाएगा। तो फिर क्या करो, अब मैं कैसे समझाऊं, समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ए हमारे पास इक्वेशन दिया गया, इसको सॉल्व करो जैसे मैंने बताया है कि 0 1 2 3 4 ऐसे करो, 8 1 इंटू 8 टू द पावर 4, फिर 1 इंटू 8 टू द पावर 3 ऐसे लिख के x और y के टर्म में इसको निकाल दो, ठीक है। फिर जो 1 2 c 9 है उसको ऐसे निकालोगे, 1 गुने 16 का पावर 3, 2 गुने 16 का पावर 2, और जो c है इसका वैल्यू होता है 12, 12 गुने 16 का पावर 1 और 9 गुने 16 का पावर 0। इसको करो और दोनों को बराबर करो। जैसे दोनों को बराबर करो तो आप क्या करो, x और y आ गया है तो x की जगह पे 5 और y की जगह पे 1 रख के देखो, 1 रख के दोनों को बराबर करो। और दोनों बराबर हो गया तो आंसर ए हो जाएगा। अगर दोनों बराबर हो गया तो आंसर ए हो जाएगा। जिसमें दोनों बराबर आ जाएगा, आई थिंक इसका बराबर ए होगा, तो आप इसको अकॉर्डिंगली कर सकते हो। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और क्योंकि काफी टाइम कंज्यूमिंग है। और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, नोट्स को लेना है जिसमें हर एक चीजों को काफी बेहतर तरीका से समझाया गया है। इसमें क्या किया गया, हर एक चीजों को समझा दिया गया है, राइट। आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल। ये सब क्वेश्चंस काफी हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन ऐसे बनते नहीं है, राइट। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेंगे। और जो क्वेश्चन 139 है, जो क्वेश्चन नंबर 139 है, मैं क्या करता हूँ पहले एक मार्कर लेता हूँ, देखो जो 139 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आसान नहीं है। इस क्वेश्चन को तो मतलब आसान है नहीं बोलूंगा, देखो बताता हूँ, ध्यान समझो, काफी बेहतर तरीके से समझाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 बिट नंबर्स, जो क्वेश्चन 139 है वो काफी बेहतर लेवल का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 बिट नंबर्स इक्वल्स इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट, बोल रहा है 3 हमारे पास ऑप्शंस हैं। ये जो चारों नंबर्स हैं 4 बिट का, वो कौन सा ऐसा नंबर है इन तीनों में से जो अपने टूज कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, राइट। इस क्वेश्चन को समझना आसान नहीं मैं बोलूंगा, तो कैसे होगा देखो। सबसे पहले सबका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, सबका सारे नंबर का, तो 1 0 1 0, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो और देखो क्या इतना ही आ रहा है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 1 कॉम्प्लीमेंट, तो 1 कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, जो 1 है इसको 0 कर दो, जो 0 है इसको 1 कर दो, तो यहाँ 0 1 0 1। किसी भी बाइनरी नंबर का अगर आपको 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको जो बाइनरी नंबर है अगर 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो, तो ये हमारा 1 कॉम्प्लीमेंट आ गया। और टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए अपन क्या करते हैं कि जो इसका लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मतलब जो राइट साइड वाला बिट है उसमें 1 को ऐड करते हैं। तो जैसे ही आप 1 को ऐड करोगे तो 1 1 कितना होता है, 1 1 होता है 0, 1 1 0, फिर यहाँ 1, तो 1 1 1 0, यहाँ 1 होगा, फिर 1 0। तो क्या ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर इतना आ रहा है, क्या इसके बराबर है, नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर ऐसे ही इसको करके देखो 0 1 0 1, इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखो, पलट दो 1 0 1 0। अब इसमें 1 को ऐड कर दो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, 0 1 1 1 0 1। क्या हमारा जो क्वेश्चन है 0 1 0 1 उसका आंसर भी 0 1 0 1 है, नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 1 0 0 0, इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकालो, क्या हो जाएगा 1 0 ट्रिपल बार 1, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो प्लस 1 ऐड करो, 1 1 कितना होता है 0 कैरी 1, फिर 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 0 1। तो इसका आप देखोगे कि 1 0 0 0 आ रहा है। तो जो क्वेश्चन इसका है 1 0 0 0, सेम टू सेम आंसर भी इसका टूज कॉम्प्लीमेंट भी 1 0 0 0 आ रहा है, तो आंसर क्या होगा सी। इस तरह क्वेश्चंस को बनाते हैं। बहुत सारे बुक अगर आप लेंगे, किरण पब्लिकेशन का लेंगे या फिर और भी बहुत सारे राइटर्स का है, लिटमस पता नहीं कौन कौन, वो सारे बुक्स में इतना वाहियात बोलते हैं ना, वाहियात तरीका समझाया गया है कि आप पढ़ना ही छोड़ देंगे। आप बोलेंगे भैया मेरे को बुलियन अलजेब्रा नहीं पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ूंगा बुलियन अलजेब्रा, लेकिन मैंने आपको काफी बेहतर तरीका से बताया है और इसी तरीका से आपको हमारे नोट्स में मिलेंगे। आई थिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखो टूज कॉम्प्लीमेंट नोट्स में कैसे लिखा गया है, ध्यान से समझो, मैं आपको समझा ही देता हूँ पहले 1 मिनट निकाल के।
ऑब्टेन टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ, जैसे कोई बाइनरी नंबर दिया गया है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट, टू गेट टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट अपन आपको निकालना है। नाउ एड वन टू द LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और हिंदी में भी लिखा गया है राइट में, वन राइट में ऐड करो ऑफ दिस नंबर। तो हमारे पास इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, और फिर जैसे ही आप इसमें वन ऐड करोगे तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ऐसे ही आपको सारी चीजें अलग अलग एग्जांपल्स में, 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, फिर 10th कैसे निकालते हैं, फिर 8th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, हर एक चीजों को काफी बेहतर तरीका से आपको समझाया गया है। मैं तो बोलूंगा यार 99 पर इसको लेके और पढ़ना शुरू ही कर दो। वेट किस चीज का कर रहे हो, वेट करना ही नहीं है, इसको पढ़ना शुरू कर दो। मैं तो यही बोलूंगा अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो 1 महीने के अंदर बहुत सारी चीजें जान जाओगे, और मजा जो आएगा वो तो अलग है, आपको मजा आएगा पढ़ते पढ़ते। राइट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको डेफिनेटली चेकआउट करें। द नंबर ऑफ वंस इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इज, बोल रहा है कि हमारे पास एक डेसिमल एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करो और बताओ कि इसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आप करोगे, मतलब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो उसमें वन की संख्या कितनी होगी, मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ वंस होंगे। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करना शुरू करते हो, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इसके पावर को आप इंटू करो तो कितना आएगा 4096 गुने 9 प्लस 16 कितना होता है 256, 256 गुने 7 प्लस 16 5 80 3 83 83। फिर इसको करोगे 4096 इंटू 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 36,864 प्लस इसको इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 1792 प्लस 83, और सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 38,739। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता ही है कि कोई भी डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। ये 38,000 है, उसको 2 से डिवाइड करते जाओ, 2 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा यहाँ लिखते जाओ। जैसे आप डिवाइड किए तो यहाँ 1 बच जाएगा, फिर डिवाइड किए और यहाँ 1 आएगा तो फिर यहाँ 1 बच जाएगा, ऐसे ही बचते जाएगा, और फिर नीचे से लेकर ऊपर तक उसको लिख दो। तो जैसे ही आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, तो मैं इसका बाइनरी लिख देता हूँ 100 फिर 10 फिर 111 फिर 011 फिर 000 और फिर 11, इतना इसका बाइनरी आ जाएगा। तो इसमें अब नंबर ऑफ वंस कितने हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ वन जो है 9 टाइम्स है, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है, अगर आप बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता नहीं है, यहाँ बाइनरी बोला है, ऑक्टल भी बोल सकता है, हेक्साडेसिमल भी बोल सकता है, तो अगर आपको सारी चीजें कन्वर्ट करने नहीं आती हैं तो फिर आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे, आपको इस क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्किप। और मैं नहीं चाहता यार आप मुझसे पढ़ रहे हो और क्वेश्चन को स्किप करो, आप आराम से ईबुक को ले लो, PYQ को ले लो, सेट्स को ले लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम टाइम यूटिलाइजेशन करो, गारंटीड आप काफी सारी चीजों कर पाएंगे और आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाएंगे, और बाद में आप जो थैंक यू मुझे बोलेंगे वो तो बोलेंगे। द बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस x कॉम्प्लीमेंट y बराबर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको क्या होगा। एक क्वेश्चन कौन है, एक क्वेश्चन नंबर हमारा है 141, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसको अपन एब्जॉर्प्शन लॉ से करते हैं, जो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है x प्लस x डैश y, ये हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है x 2 बार है तो एक x को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो x प्लस y इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप बुलियन एक्सप्रेशन का एब्जॉर्प्शन लॉ पढ़े हैं, एब्जॉर्प्शन, तो आप इस क्वेश्चन को देखकर आराम से टिक मार देंगे, क्योंकि यही इसका बेसिक लॉ ही है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले अपने चलता हूँ नोट्स में और आपको दिखाता हूँ कि ये सारी चीजें है कहाँ, ये सारी चीजें हैं कहाँ। 1-2 मिनट लगेंगे, मैं आपको पहले दिखाता हूँ, आप ध्यान समझो, तब आपको पता चलेगा कि जो नोट्स में चीजें दी गई हैं सारा का सारा वही चीज एग्जाम में छाप दिया गया है, आपको ऐसे लगने लगेगा। मैं चलता हूँ नीचे, और बुलियन अलजेब्रा किस पेज में था, कहीं ना कहीं तो था, मैं पहले आपको दिखाई देता हूँ। 1-2 मिनट टाइम दो मुझे, और 1-2 मिनट का टाइम देना तो बनता है। हाँ इधर ही होगा शायद, हाँ इधर ही होगा। मैं ऊपर चलता हूँ, अभी दिखाता हूँ, ऊपर मैं आ रहा हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ। हाँ आ गया, देखो लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, इसमें इतने सारे लॉ होते हैं, इतने सारे लॉ हैं। इसमें हमारा एक है एब्जॉर्प्शन लॉ, देखो एब्जॉर्प्शन लॉ यहाँ है, एब्जॉर्प्शन लॉ 9th नंबर। तो देखो हर एक लॉ काफी बेहतर तरीके से समझाया गया है कैसे चीजें काम करती हैं, और 9th नंबर में जैसे आप जाओगे तो आप देखो a प्लस a डॉट b है तो a हो जाता है, मतलब a हो जाता है,
ये सारे भाग जाते हैं। कैसे? लॉज आर कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लॉ एज इट एब्जॉर्ब्स वन टर्म, एक टर्म को एब्जॉर्ब कर लेता है। और यही तो यही यहाँ दिया है x प्लस एक्स डैश बी, तो सिर्फ x में हमारा कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें x यहाँ से भाग जाएगा तो क्या बचेगा? x प्लस वाई, इसका आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ जब आप नोट्स पढ़ेंगे, हर एक लॉ को पढ़ेंगे, जैसे यहाँ कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है? a प्लस ए डैश है तो सब मिलाकर 1 हो जाता है, a इंटू ए डैश है तो 0 हो जाता है। ये कैसे होता है? ये हमारा लॉ है, इसको याद करना पड़ता है। अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं है और फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो आप बोलेगे भैया ये तो मैं पढ़ा ही नहीं था, ये तो मास्टर ने हमें पढ़ाया ही नहीं है, यूट्यूब पे हमें तो पढ़ा ही नहीं। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ जाएगा अभी से। अब यहाँ देखो, द बुलियन एक्सप्रेशन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ बुलियन वेरिएबल। अब देखो आप यहाँ क्या करो, इसमें a मुझे कॉमन दिख रहा है, a इंटू बी प्लस बी डैश प्लस, अब फिर इसमें से आप c को कॉमन ले लो तो c इंटू ए डैश प्लस ए लिखो या फिर a प्लस ए डैश लिखो, राइट, ऐसे लिख दिया। अब देखो क्या करो, b प्लस बी डैश, ए मिलके क्या होता है? b प्लस बी डैश मिलकर क्या हो जाएगा? b प्लस बी डैश। तो कैसे पता चलेगा क्या होगा? तो यहाँ देखो b प्लस बी डैश, तो आपको यहाँ देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। देखो यहाँ a प्लस ए डैश मिलकर क्या होता है? 1, कॉम्प्लीमेंट लो, a प्लस ए डैश मिलकर 1 हो जाता है, a प्लस ए डैश याद किए रहो। यहाँ देखो अब b प्लस बी डैश मिलकर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी a इंटू 1 प्लस सी, फिर a प्लस ए डैश मिलकर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मतलब a प्लस सी। तो बोल रहा है जो बुलियन एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए बी डैश प्लस ए डैश सी प्लस ए सी, इसमें अगर कौन ऐसा वेरिएबल है जो नहीं रहेगा फिर भी काम चल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ए और सी तो चाहिए, इसमें कौन सा नहीं चाहिए? तो बी हमें नहीं चाहिए। अगर बी नहीं भी रहेगा फिर भी हमारा काम चल जा रहा है, जो कॉम्प्लीमेंट लॉ है उसके हिसाब से बी नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा। ये सारी चीज आप कहाँ सीखे हैं? ये सारी चीज सीखे हैं आप नोट्स से। अगर आपको ये सारे के सारे लॉ अगर याद रहते तो क्या आप क्वेश्चन को बनाने में आपको टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस नोट्स को ले लो, स्ट्रिक्टली बिहार जो बीपीएससी टीआरई है उसी के लिए है, उसी के सिलेबस पे बेस्ट है। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लिए तो गारंटीड आप काफी अच्छा परफॉर्म करके आएंगे और 99 रुपए के ऐप पैक आपको काफी बेहतर प्रिपरेशन तो कराएगा ही, आपको मजा आ जाएगा वो अलग से। साथ ही साथ आपको सारे के सारे पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, प्लस 15 सेट्स मिल रहे हैं जो आपको अल्टीमेट प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे। आप यहाँ स्क्रीन पर लगातार देख सकते हो 513 पेज का ए कॉपी है और 419 पेज का ए नोट्स है, 419 पेज का, इसको आप ले सकते हो। और मैं तो बोलूँगा यार ले लो, मजा आ जाएगा आपको एकदम पढ़ने में। क्योंकि बार बार मैं प्रमोशन क्यों कर रहा हूँ? मैं प्रमोशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को लो और पढ़ना शुरू करो, राइट। तो बाद में जब एक टाइम आ जाएगा, एग्जाम सर पे आ जाएगा, तब बोलेगा भैया यार अब तो मैं ले भी लूंगा तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा, राइट, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। द बुलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी सी इक्वल्स, ए प्लस बी सी क्या बोलते हैं? इसका होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 143 है, क्वेश्चन नंबर 143 इसका आंसर होगा a प्लस बी ए इंटू सी। कैसे होगा देखो, अब फिर नोट्स में चलना पड़ेगा कैसे होगा। चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा किधर है? इधर है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारा था a प्लस बी सी। देखो a प्लस बी सी, a प्लस बी सी, यहाँ देखो a प्लस बी सी है, a प्लस बी सी क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर आप पढ़े रहेंगे तभी ना आपको पता चलेगा कि क्या होता है। ऐसे आपको कैसे पता चलेगा कि a प्लस बी सी क्या होता है? उसके लिए आपको सारे के सारे लॉ याद करने पड़ते हैं। और याद कैसे होगा? जब आप नोट्स से पढ़ोगे। तो नोट्स कैसे मिलेगा? आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से नोट्स मिलेंगे। क्योंकि मैं तो बोलूंगा आप पढ़ते रहो, क्योंकि ऐसे सिर्फ वीडियो देखोगे और आपको ये सारी चीज याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को तो आप कर लोगे। जैसे a प्लस बी सी है, इससे रिलेटेड कुछ आया तो कर लोगे, लेकिन इसी में कुछ और ऐड कर दिया, जैसे a b डैश c डैश ऐड कर दिया, अब तो चक्कर आ जाएंगे। क्योंकि इस रूल्स को आप जानते हैं, इसके बाद इसमें क्या होता है आपको पता ही नहीं है, उसके लिए आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स वाई इज, इसको अभी हमने किया है, इसका आंसर होता है x। ये तो आपको याद ही होना चाहिए। द बुलियन एक्सप्रेशन x इंटू एक्स प्लस वाई इज, इसका भी आंसर होता है क्या? x। एज इट इज एक्सप्रेशन छप गए हैं, इसको आपको याद करना है, दोनों का आंसर आपको x होता है। द क्वेश्चन नंबर 146 है, 146, इसका आंसर क्या होता है? जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 46 है, इसका आंसर मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, एक बार के लिए मैं इसको होल्ड रखता हूँ। मैं आपको देता हूँ होमवर्क। आप नोट से नहीं पढ़ रहे हो तो आप इसको होमवर्क करके दिखाओ, आप सर्च करके दिखाओ, समझ के दिखाओ कि आंसर क्या होता है। आप इसको कमेंट में करो, मैं इसका आंसर बताऊंगा, आप इसको कमेंट में करो। आप इसका आंसर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। व्हाट्सएप चैनल में आप इसको ज्वाइन कर लो, हमेशा वहाँ क्विज होते रहता है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। ये जो 146 क्वेश्चन है वो आसान नहीं है।
इन ट्रू वैल्यूड बुलियन अलजेब्रा द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलियन फंक्शंस फॉर टू वेरिएबल्स इज। बहुत सारे लोगों को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बोल रहा है कि जो ट्रू वैल्यूड बुलियन अलजेब्रा है उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन है और टू वेरिएबल्स के लिए उसका क्या हो, उसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n। n का वैल्यू क्या है इसमें, इन टू वैल्यू बुलियन अलजेब्रा द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलियन अलजेब्रा फॉर टू वेरिएबल n का वैल्यू 2 है, तो 2 into 2 to the power n, तो n का वैल्यू कितना है 2, तो 2 to the power यहाँ 2, तो 2 to the power 2 गुना होता है 4, तो 2 के पावर 4 कितना होता है 16। आंसर क्या आ जाएगा 16। अब बहुत सारे लोग को जो फॉर्मूला पता नहीं है तो कैसे मारेंगे वो टिक, वो नहीं मारेंगे, वो क्या करेंगे स्किप करेंगे। लेकिन आपने नोट से पढ़ लिया तो आपको पता चल गया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 to the power n। सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन ऑफ बुलियन, अरे क्या लिखा, सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन ऑफ बुलियन फंक्शन। अच्छा, ये हमारे पास बुलियन फंक्शन दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बुलियन अलजेब्रा का है और बुलियन अलजेब्रा आपने पढ़ा नहीं है। अभी मैं आपको कुछ भी बताऊंगा आपको समझ में आएगा ही नहीं, तो आप क्या करो, व्हाट्सएप चैनल मेरा ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसका आंसर तुम खुद सर्च करके मुझे बता के दिखाओ। अगर आपने बुलियन फंक्शन नहीं पढ़ा है, बुलियन अलजेब्रा नहीं पढ़ा है, और आप इस आंसर को क्वेश्चन को समझ गए, मैं मान ही नहीं सकता हूं आपको समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि इसके लिए बुलियन अलजेब्रा पढ़ना बहुत जरूरी है। आप इसको समझ ही नहीं पाइएगा। अगर आप समझ आ रहे हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पर कहीं ना कहीं, उस पर आप मैसेज करके मुझे बता दीजिएगा अगर आपको समझ में आ जाएगा तो। नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर लो, वहाँ इसका आंसर आपको पहले ही मिलेगा, मैं इसका आंसर वहाँ डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को बताने में मुझे 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट इस क्वेश्चन को बताने में 10 मिनट। एक क्वेश्चन करना आसान नहीं, मैं इसको मानूंगा, इसीलिए मैं बोल रहा था कि शुरू में आपको क्वेश्चन काफी आसान लग रहे होंगे कि, लेकिन ये जो 20 क्वेश्चन जो लास्ट के हैं, एक क्वेश्चन सबके बस की बात नहीं है, उसी के बस की बात है जो सारा थ्योरी पढ़ा होगा, जो प्रैक्टिस किया होगा, उसी से बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स यूनिवर्सल गेट, तो आपको पता ही नेंड और नेंड है, नेंड और नॉर दो यूनिवर्सल गेट्स हमारे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा नेंड हो जाएगा। The minimum number of NAND gates required to implement Boolean function f equal to x dash y plus x y dash, इसका आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क है। मैंने आपको कितना क्वेश्चन होमवर्क दिया है, लिखता हूँ 146, 140, 150 और 149। आई थिंक मैंने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं कि और दिए हैं कोई क्वेश्चन। 148, 146, 146, 150, 148, 49 नहीं है, 48 है, 48। और इधर भी आई थिंक एक और क्वेश्चन और, इधर कोई क्वेश्चन है, हाँ, और 138 नहीं, ये तो मैंने बता ही दिया। तो आई थिंक मैंने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क दिया है। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में करके दिखाना है। अगर आप बुलियन अलजेब्रा जानते हैं तो क्वेश्चन शायद आपसे बनने के कगार पे हो, लेकिन बनेगा फिर भी नहीं। अगर आप अच्छे से जानते हैं तब आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस PYQ सॉल्यूशन सेट्स, आप यहाँ चीजों को देखो। पहले देखो, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप, तो इसका आंसर क्या है, C नंबर यहाँ दे दिया है, आंसर का एक्सप्लेनेशन क्या है ये दे दिया है, ठीक। अब व्हाई अदर्स आर रॉन्ग, ये जो सेक्शन है वो आपके चीजों को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो दूसरे ऑप्शन हैं वो क्यों गलत है, उसको आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। इस टाइप से काफी सारी चीजें आपको मिल रही हैं। आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना है। डिस्क्रिप्शन, उसमें 99 रुपए में आपको नोट्स मिल जाएगा, प्लस क्या मिलेगा आपको, मिलेगा PYQ सॉल्यूशंस, PYQ प्लस सेट सॉल्यूशन। और मैंने बहुत बार इस चीजों को आपको बताया है कि आप इन चीजों को ले लो, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपको याद आया कि भैया यार मेरा तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, मैं अड्डा का कोर्स ले लिया था, मैं PW का कोर्स ले लिया था, मैं वीडियो कोर्स से पढ़ रहा था और सिलेबस मेरा कंप्लीट हुआ ही नहीं है, या फिर मैंने सिर्फ नोट्स बनाते में ही मैं रह गया हूँ, मैं कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ, तो उस समय चीजें काम नहीं करेंगी। अभी से लेकर पढ़िएगा तो ही चीजें काम करेंगी, नहीं तो काम नहीं करने वाली। और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि बहुत मेहनत से हमने लगातार एक साथ 80 क्वेश्चन को बताया है, जो अपने आप में काफी बेहतर एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए मैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ई बुक और नोट्स को चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में अभी कभी ज्वाइन हो जाए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ काफी सारे क्विजेज और शॉर्ट ट्रिक्स बताए जाते हैं। तो चलिए मैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों में शेयर कर दो यार। चलो बाय।